हेलो फ्रेंड, दिस इज़ ममता शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक बालक का जो विकास होता है 3 क्षेत्रों में प्रभावित होता है। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं वो? पहला है कॉग्निटिव, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। दूसरा इफेक्टिव, जिसे भावात्मक विकास भी कहा जाता है। तीसरा क्या है? साइकोमोटर, जिसे मनोशारीरिक विकास कहा जाता है। तो ये तीनों क्षेत्र है, इससे बालक का विकास प्रभावित होता है इन तीनों क्षेत्रों में। तो चलिए दोस्तों, आज के हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो जीन पियाजे का सिद्धांत है। ठीक है, तो जीन पियाजे जो थे, उनका जन्म 1896 में हुआ था। और कहाँ के निवासी थे वो? स्विट्ज़रलैंड के निवासी। जीन पियाजे जो जीन पियाजे जी थे, ठीक है, जीन पियाजे जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर अध्ययन किया। उनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने ही 3 बच्चों का क्या किया? अध्ययन किया, उन्हें देखा, समझा। और देखने समझने के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें उनके मानसिक विकास का, ठीक है, मानसिक विकास के सिद्धांत का एक मजबूत आधार प्राप्त हुआ। तो उन्होंने फिर क्या किया कि एक बालक के विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। संज्ञानात्मक विकास क्या है, उससे पहले क्या पढ़ेंगे? संज्ञान। संज्ञान क्या है? संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियों को किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही संज्ञान कहा जाता है। ठीक है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी ज्ञानेंद्रियों को, ठीक है, जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है या एक बालक की जो ज्ञानेंद्रिया होती है, आँख, नाक, कान, त्वचा, मुंह, तो उसके द्वारा उसे किसी घटना, वस्तु या परिस्थिति का, ठीक है, बोध होता है। ठीक है, उसका क्या कहते हैं? उसे ज्ञान, संज्ञान कहा जाता है। तो संज्ञान का मतलब क्या होता है कि उस बालक का जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान उसे प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाता है? संज्ञान। संज्ञान के द्वारा ही हम विचार एवं अनुभव प्राप्त करते हैं। संज्ञान द्वारा हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और हम किसी भी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान या अंदाजा लगा पाते हैं। देखिए क्या होता है, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही अच्छा आपको समझ आ जाएगा कि जो मानसिक विकास है, ठीक है, मानसिक विकास, एक बालक का जो मानसिक विकास होता है वो तीन तीन तरीकों से, ठीक है, 3 तरीकों से गुजरता है। किस किस से? पहला क्या? संज्ञान से, दूसरा भाव से, और तीसरा क्रिया से। ठीक है, कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लीजिए आप अपने घर में अंधेरे में चल रहे हैं और आपके सामने कुछ रेंगती हुई चीज़ गई, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? आप ज्ञान लगाओगे कि कुछ तो था, रेंगता हुआ गया, कहीं सांप तो नहीं था वो। फिर उसके बाद आपको, आपके पास, आपके उसके बाद दूसरी क्रिया क्या होगी? आपके मन में डर उत्पन्न होगा। डर होगा ना, जब किसी के सामने कुछ भी ऐसा जीव आ जाए जिससे उसको खतरा हो, तो उस इंसान के मन में डर उत्पन्न हो जाएगा। तो आपके मन में डर हो जाएगा, यानी कि भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, भावबोध हो जाएगा जो डर का होगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? तीसरी चीज़ क्या करोगे? आप वहाँ से भागोगे। ठीक है, वहाँ से हटोगे कि वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, तो मैं वहाँ से क्या करूँ? भागूँ या किसी को बताऊँ। तो तीसरी क्या चीज़ होगी? क्रिया होगी आपकी। तो जो एक मानसिक विकास है वो 3 तरीकों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? संज्ञान, भाव और दूसरा क्रिया। ठीक है, तो संज्ञान के द्वारा ही हम विचार एवं अनुभव प्राप्त करते हैं। संज्ञान द्वारा हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं और हम किसी भी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान या अंदाजा लगा पाते हैं। किसके द्वारा? संज्ञान के द्वारा। दोस्तों, जो भी सीटेट, केवीएस और DSSB के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से सीटेट के CDP सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। और जो भी इस वीडियोस को पूरी देखेगा, अच्छे से समझेगा, तो वो सीटेट में CDP सेक्शन में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेगा, उसके राइट आंसर दे देगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। अगला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। समझने की तर्क शक्ति तथा बुद्धि का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक शब्द को अंग्रेजी में कॉग्निटिव भी कहा जाता है। ठीक है, और संज्ञान को क्या कहा जाता है? कॉग्निशन। क्या कहा जाता है? कॉग्निशन। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है कि जो समझने की तर्क शक्ति होती है, ठीक है, हमारे जो कुछ भी चीज़ हमारे सामने आता है, तो उसको हम किस प्रकार से समझते हैं,
ठीक है, उसको किस प्रकार से कैसे समझते हैं, वो जो तर्क शक्ति है हमारे अंदर, तथा बुद्धि का विकास, ठीक है, जो हमारी बुद्धि का विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोग्निटिव। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। ठीक है, जीन पियाजे जी क्या थे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे जी ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, कंसेप्ट देखिए दोस्तों, संज्ञा जो एक बालक का विकास होता है, ठीक है, मानसिक विकास जो होता है, जो जीन पियाजे जी थे उन्होंने बताया कि जो बालक का विकास होता है, ठीक है, वो उसकी लाइफ में किस प्रकार से उसका मानसिक विकास होता है, ठीक है, उसकी कुछ अवस्थाएं बताई है जीवन की। उन अवस्थाओं में एक बालक का मानसिक विकास किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से होता है। तो उससे पहले हम कुछ जीन पियाजे के कंसेप्ट, संप्रत्यय या पद, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ कंसेप्ट बताए हुए हैं जिसका एक बालक के विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं, ये पढ़ते हैं। संप्रत्यय, जीन पियाजे ने एक बालक के संज्ञानात्मक विकास के अतिरिक्त संतुलनीकरण या अनुकूलन नामक एक पक्ष और बताया है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन। ठीक है, अनुकूलन या संतुलनीकरण। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अतिरिक्त, ठीक है, अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन के बारे में बताया है कि क्या होता है अडेप्टेशन। हम इस चीज़ को समझेंगे और इस चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। अडेप्टेशन जिसे क्या कहा जाता है? अनुकूलन। तो अडेप्टेशन के दो भाग होते हैं। एक क्या होता है? आत्मीकरण, जिसे क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। और दूसरा समायोजन, जिसे क्या कहा जाता है? एक्मोडेशन। देखिए, अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जब एक बालक किसी नई चीज़ को देखता है, ठीक है, किसी एक नई चीज़ को देखता है तो उसके मन में एक संज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके मन में उसको जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि क्या है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी अभी इसके बाद, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। पहले मैं इनके वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। अनुकूलन, आत्मीकरण और समायोजन क्या होता है। तो वो क्या करता है, उसके मन में संज्ञान उत्पन्न होता है, उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि ये है क्या। फिर उसके बाद क्या करता है वो? आत्मीकरण। ठीक है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है, उसमें वो क्या करता है? एक नई नॉलेज को जोड़ता है। ठीक है, जो प्रीवियस यानी कि जो उसकी पुराना ज्ञान होता है उसमें वो नए ज्ञान को जोड़ता है, उसे क्या कहलाते हैं? आत्मीकरण। और समायोजन क्या होता है? जब वो कुछ नए ज्ञान को सीखता है, ठीक है, तो वो उसका क्या करता है? समायोजन कर लेता है। ठीक है, वो समझ जाता है कि ऐसा होता है। और जब इन दोनों का अंतःक्रिया होती है तो वो क्या कहलाता है? अडेप्टेशन। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं। एक बालक है, उसको एक कुत्ता दिखता है, ठीक है, जानवर है, एक कुत्ता दिखता है, तो वो अपने मम्मी पापा से पूछता है, माता पिता से पूछता है कि ये क्या है। तो उसके माता पिता बताते हैं कि ये डॉग है, ये कुत्ता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का कुत्ता है। तो वो कहता है अच्छा ये कुत्ता है, यानी कि उसके अंदर क्या हुआ? एक संज्ञान उत्पन्न हुआ जो उसको पता चल गया। फिर उसके बाद क्या किया? एक और कुत्ता दिखा उसे, काले कलर का। फिर वो देखता है, कहता है ये भी उसी के जैसा है, उसी की आकृति का है, लेकिन इसका रंग काला है। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि ये भी कुत्ता ही है, ये भी डॉग ही है, लेकिन इसका कलर अलग है। कुत्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसने क्या किया? फिर उसने कहा अच्छा ये डॉगी है, ये भी डॉगी है और ये भी ब्लैक कलर का है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का डॉगी है। तो उसने क्या किया? अपनी प्रीवियस नॉलेज यानी कि पुराने ज्ञान के साथ उसने नई नॉलेज यानी कि नया ज्ञान जोड़ लिया। ठीक है, उसने सफ़ेद रंग के कुत्ते के संग पुराने रंग के कुत्ते का भी जोड़ दिया। फिर उसके बाद जब उसे एक अगला कुत्ता दिखा जो ब्राउन कलर का था, उसने देखा अरे ये भी इसी आकृति का है और ये भी एक कुत्ते के जैसा ही है, लेकिन इसका कलर क्या है? ब्राउन। फिर उसने क्या सोचा? अच्छा जो डॉग होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार कलर के होते हैं। तो उसने क्या कर लिया? समायोजन कर लिया। ठीक है, जब उसने ये देखा कि एक कुत्ता था, दूसरा कुत्ता भी था ब्लैक कलर का, तो यानी कि होते हैं कुत्ते दो रंग के होते हैं। जब उसने देखा कि तीसरा कुत्ता भी है तो उसने खुद समायोजन कर लिया। खुद क्या कर लिया उसने? अपने अंदर समायोजन कर लिया, समझ गया, समन्वय कर लिया उसने कि अच्छा कुत्ते होते हैं विभिन्न विभिन्न रंग के। ठीक है, जब इन दोनों की अंतःक्रिया हुई तो उसने अपने अंदर एडजस्टमेंट कर ली,
अडेप्टेशन कर लिया उसने, ठीक है, उसने क्या कर लिया, अनुकूलन कर लिया। अब उसको इसे समझ आ गई कि डॉग्स होते हैं और कैसे होते हैं, तो इससे क्या हुआ, उसका अडेप्टेशन हुआ, अनुकूलन हुआ, ठीक है। तो जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की अंतर क्रिया होती है तो क्या बनता है, क्या होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है। आत्मीकरण का मतलब नए पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, और समायोजन मतलब जो ज्ञान था, ठीक है, उसमें उसे क्या कर लिया, समायोजन कर लिया नए ज्ञान को। फिर इन दोनों की अंतर क्रिया क्या हुई, अनुकूलन, अनुकूलन कहलाई, ठीक है, अडेप्टेशन कहलाई। आगे चलते हैं हम। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आत्मीकरण, आत्मीकरण बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। आत्मीकरण, ठीक है, एसिमिलेशन। फिर समायोजन, नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना, ठीक है, जो भी उसको नए विचार मिल रहे हैं या नई वस्तु दिख रही है तो उसके संग वो क्या कर रहा है, समायोजन कर ले रहा है, ठीक है, एकोमोडेशन कर ले रहा है वो। आगे आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के दौरान बालक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा कहा जाता है, अर्थात उसके स्वयं के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, ठीक है। जो भी बालक का खुद के द्वारा जो भी ज्ञान ग्रहण किया होता है उसे क्या बोलते हैं, स्कीमा कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के दौरान बालक कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे भी आप बढ़ रहे हैं, जन्म के बाद जब एक बालक का जब जन्म होता है तो उसमें जन्मजात प्रवृत्ति होती है किसकी, मानसिक विकास की, ठीक है। उसका जो मानसिक विकास है वो बढ़ता ही जाता है, दिन पर दिन वो बड़ा होता जाता है, दिन पर दिन वो नई नई चीज़ों को देखता जाता है, और दिन पर दिन वो नई चीज़ों को क्या करता है, सीखता जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बालक का जो मानसिक विकास है वो उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, स्कीमा समझ आ गया होगा आपको। फिर उसके बाद है अगला स्कीमा से क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं वहाँ से कि खुद का ग्रहण किए हुए ज्ञान को क्या बोलते हैं, ऐसे भी आ सकता है, लैंग्वेज बेशक बदल दे आपको, लेकिन आंसर स्कीमा ही आएगा उसका। आगे आता है स्कीम्स, किसी भी कार्य को करने के विभिन्न प्रकार के तथ्य स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक घर है, एक घर में 3 बच्चे आते हैं, तो उनके माता पिता ने बोला, एक सवाल दिया उन्हें ऐड करने को, 3 और 4 को प्लस करके बताओ कि कितना आता है, तीनों बच्चों को दिया। तो किसी ने क्या किया, उंगली पे जोड़ना शुरू किया, किसी ने क्या किया, नोटबुक में करना शुरू कर दिया, किसी ने अपने माइंड से ही शुरू कर दिया कि अच्छा मैं माइंड में देख लेता हूँ कि कितने कितने होते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के विभिन्न प्रकार के तथ्य क्या कहलाते हैं, स्कीम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, कहीं भी आपको, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश जाना है, आपको उत्तराखंड जाना है, आपको श्रीलंका जाना है, आपको श्रीनगर जाना है, कहीं भी जाना है आपको, ठीक है ना। तो वहाँ जाने का तो हो गया कि जाना है आपको, ठीक है, ये क्या है, आपका स्कीम थी। लेकिन किससे जाएंगे आप, किस तरीके से जाएंगे वहाँ तक, किससे पहुँचेंगे, ट्रेन से, एरोप्लेन से। तो जो वो जाने वाले रास्ते, जो जाने वाले वहाँ उस वो है, प्रकार है, किस तरीके से जाएंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका स्कीम्स कहलाएगा। आगे चलते हैं, साम्य धारण, साम्य धारण या संतुलन, इसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब तक वो एक बालक आत्मसात्करण और समायोजन के बीच अंतःक्रिया नहीं करेगा, जब तक वो संतुलन नहीं कर पाएगा, कायम नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, संज्ञानात्मक संरचना, हर बालक या व्यक्ति की संरचनात्मक संरचना अलग अलग होती है। संरचनात्मक संरचना बाहरी वातावरण में विचार पूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। देखिए क्या होता है, हर बालक की जो संज्ञानात्मक संरचना होती है वो अलग अलग पाई जाती है, विभिन्न पाई जाती है। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए एक कक्षा में 2 बालक है, ठीक है, दोनों बालक, ठीक है, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में एक बालक बहुत अच्छा है और एक बालक बहुत वीक है। तो उस बालक की जो दोनों बालक की जो संज्ञानात्मक संरचना है वो अलग अलग है, ठीक है, कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है,
ठीक है, एक बालक इंग्लिश में अच्छा है, एक बालक इंग्लिश में बेकार है। अगर वही बालक, ठीक है, जो इंग्लिश में अच्छा था पढ़ने में, उसकी मैथ्स कमज़ोर है, और जो बालक जिसकी इंग्लिश वीक थी वो मैथ्स में अच्छा है, तो इनकी संरचनात्मक संरचना जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्याजे के अनुसार बालक के विकास की 4 क्रमिक अवस्थाएं हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, संप्रत्यय, कंसेप्ट या पद, ठीक है, वो थे जो पढ़े थे हमने, जो प्याजे ने बताए थे एक बालक के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए। आगे पढ़ते हैं। जो प्याजे जी हैं, जो महत्व प्याजे जी थे, उन्होंने एक बालक के विकास की 4 क्रमिक अवस्थाएं बताई है। ठीक है, पहला क्या बताया है, स्वेदी पेशी अवस्था। ठीक है, ये स्वेदी पेशी अवस्था है पहली। यह जन्म से 24 महीने तक की अवस्था है, अर्थात 2 साल की। ठीक है, जब एक बालक का जन्म होता है तो 24 महीने तक उसकी कौन सी अवस्था होती है, स्वेदीय पेशी अवस्था कहलाती है, जो 2 साल की भी कह सकते हैं। ये बालक के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें बालक का शारीरिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के जरिए वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंध का अनुभव प्राप्त करता है। भाषा के बिना ही वह अपने अनुभवों को इंद्रियों द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर। ठीक है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि जब बालक 2 साल का होता है तो कुछ बोल नहीं पाता, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों के जरिए, ठीक है, इंद्रियों के द्वारा दूसरों को अपनी बात पहुंचाता है कि मुझे ये चाहिए। उसको कुछ सामान चाहिए होता है तो वो क्या करता है, रोता है कि मुझे ये चाहिए। चाहे उसे भूख लगती है तो क्या करता है, रोता है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, बड़े लोग समझ जाते हैं उसकी बातें कि हाँ ये क्या कहना चाहता है। तो उस समय, उस अवस्था में क्या करता है बालक, सिर्फ अपनी इंद्रियों के जरिए वस्तु, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंध का अनुभव प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। दूसरी अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दो पहली अवस्था जो थी वो कितने टाइम तक चली थी, जन्म से लेके 2 साल तक। ठीक है, अब यह है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बालक नई सूचना, अनुभव का संग्रह करता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करता है बालक, बालक को जब भी कोई नई सूचनाएं मिलती है या अनुभव होता है तो उसका संग्रह करता है। ठीक है, उसके बारे में क्या करता है, रखता है अपने अपने दिमाग में। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके सामने कोई समस्या आती है तो क्या उसका समाधान कर पाएगा, नहीं ना, वो तो बहुत छोटा होता है, वो तो कुछ कह भी नहीं पाता, वो तो अपनी इंद्रियों के द्वारा दूसरों को अपनी बातें बोलता है। तो 2 से 7 साल की जो एज होती है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, उसमें बालक समस्याओं का समाधान करने के लिए हो जाता है। इस अवस्था में आत्म केंद्रित का विकास होता है। प्याजे का मानना है कि 6 साल की कम उम्र के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, कैसे, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, वो उसका अभाव एक बालक के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा नहीं होता। तो इस अभाव के कारण वह जो भी समस्याएं आती है, ठीक है, तो वो ढंग से उसका समाधान नहीं कर पाते, और वो उन समस्याओं का समाधान तभी कर पाएंगे जब उनको क्या दिया जाए, कुछ शिक्षण या प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, देखा होगा आपने कि छोटे बच्चों को हम शुरू से ही सिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं बुरी आदतें हैं, ये अच्छी आदतें हैं। ठीक है, दूसरों का क्या करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, तो सब चीज़ें क्या करनी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। वहाँ से बालक का एक शिक्षण प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील और यथार्थवादी होते हैं। वह सत्य और झूठ को समझ सकते हैं। वह 2 वस्तुओं के बीच भिन्नता समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो खाना नहीं खा रहा, और उसकी माता बोलती है कि खाना खा लो नहीं तो क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा। तो जो 7 से 11 साल का बच्चा है, उसको ये नहीं पता होगा कि शेर कहाँ से आ जाएगा अचानक। तो वो क्या करता है, वो झूठ और सच को क्या कर समझता है कि कौन झूठ बोल रहा है मेरे से और कौन सच बोल रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ शेर कहाँ से आ जाएगा अचानक। तो इस कारण क्या होता है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो सच और झूठ को समझ सकता है। वह 2 वस्तुओं के बीच में भिन्नता समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ अच्छे से। एग्जांपल नहीं, जो जीन प्याजे जी थे उन्होंने खुद इसके ऊपर अध्ययन किया था।
क्या किया था उन्होंने कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, ठीक है, जो दूसरी अवस्था थी उसके कुछ बच्चे, ठीक है, उस अवस्था के कुछ बालक और तीसरी अवस्था के यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कुछ बालक को इकट्ठा किया और उन्होंने 2 जार लिए। 2 जार में क्या किया, एक जार में पानी भरा पूरा फुल और उन्होंने दूसरे जार में पानी डाल दिया। उसी जार के पानी को दूसरे जार में डाल दिया। एक जार क्या था, लंबा था और एक जार क्या था, चौड़ा था। तो उन्होंने पूछा दोनों अवस्थाओं के बच्चों से कि कौन सी जार में पानी ज़्यादा आता है। तो जो दूसरी अवस्था के बच्चे थे यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि जो चौड़ा वाला जार है उसमें पानी ज़्यादा आएगा लंबे वाले जार की अपेक्षा। लेकिन जो तीसरी अवस्था के बच्चे थे, मूल संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे थे, उन्होंने बताया कि नहीं, दोनों जारों में क्या है, पानी बराबर आता है, क्योंकि वो लंबाई में लंबा है और ये चौड़ाई में ज़्यादा है, तो इसीलिए दोनों जार में पानी बराबर आता है। तो इससे जीन पियाजे जी ने क्या निकाला कि जो मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, उस अवस्था में जो बच्चे हैं वो बच्चों के बीच की भिन्नता को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। 4th, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। 11 वर्ष यानी कि ये भी कह लीजिए कि उनकी किशोरावस्था शुरू हो जाती है, जिसे टीनेज भी कहा जाता है। तो ये प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं के बारे में विचार कर सकता है। बालक के विकास की इस अंतिम अवस्था में बालक के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विकसित होती है वह है तार्किक चिंतन, ठीक है। इस अवस्था में क्या आता है, जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है तो बालक के अंदर तार्किक चिंतन ज़्यादा होती है। वो अब अपने तरीके से सोचने पे क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो उसके अंदर जो सोचने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस अवस्था में मानसिक विकास में अधिक से अधिक परिपक्वता आ जाती है, ठीक है। जो मानसिक डेवलपमेंट है उनमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। इस अवस्था में बालक में वास्तविक और अवास्तविक में अंतर करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। वो वास्तविक और अवास्तविक चीज़ों में अंतर कर सकते हैं। विसंगतियों को समझने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। वो संगतियों को भी समझते हैं कि उनके लिए कौन सी संगति अच्छी है, कौन सी संगति बुरी है। तो क्या था, जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं थी इनके बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। स्वेदीय पेशी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इन चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो पियाजे जी थे उन्होंने कुछ क्या दिया था, संप्रत्यय कुछ बताए थे, ठीक है, कंसेप्ट बताए थे एक बालक के मानसिक विकास के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत एवं संप्रत्यय। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट में बताना और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इस टॉपिक के नोट्स आपको चाहिए तो ये हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस काफ़ी है।